हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी प्राचीन इतिहास की सीरीज़, जिसमें मैं आपको मौर्योत्तर काल करवा रही थी। और ये सीरीज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो वनडे एग्ज़ाम हैं, उनमें ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है। ठीक है, तो आप विज़िट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को पढ़िए। इससे पहले का जो मैंने करवाया हुआ है उससे पहले ज़रूर देखिए, फिर आज की वीडियो देखना, तभी आपको जो है प्राचीन इतिहास का क्रम बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सातवाहन युग। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन युग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन हुए? सातवाहन हुए। ये कहाँ पर थे? दक्कन और मध्य भाग में। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग कितने साल शासन किया है? उन्होंने 300 साल जो है शासन किया है। यही समय सातवाहनों का क्या माना गया है? शासनकाल माना गया है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं और उन्होंने कर्णवों को जो है पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहनों ने किसे पराजित किया था? तो कर्णवों को जो है इन्होंने पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे सिमुक के बारे में, जो इसका संस्थापक था। ठीक है, सिमुक, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 60 से 37 ईसा पूर्व। टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे, 60 से 37 ईसा पूर्व जो माना जाता है टाइम पीरियड, वो माना जाता है सिमुक का। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला जो प्रथम शासक था वो था सिमुक। इसको याद करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि सातवाहन से सातवाहन और से ही आपका सिमुक। ठीक है, पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग और कर्णव सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात के प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कर्णव वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये उसका भाई है। सिमुक के बाद उसका भाई था कृष्ण, जिसे आप काना भी कहोगे, तो ये शासक बना था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 37 से 27 ईसा पूर्व। और सिमुक का टाइम पीरियड क्या था? 60 से 37 ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, पुराणों के अनुसार इसने कितने साल जो है शासन किया है? इसने 18 वर्ष तक शासन किया है। और नासिक तक सातवाहन शक्ति का क्या किया है? विस्तार किया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सातवाहन वंश के जो कृष्ण हैं उन्होंने कहाँ तक जो है सातवाहन शक्ति का विस्तार किया है? तो नासिक तक इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया है। नासिक शिलालेख में इसका हमें नाम मिलता है। और इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया है। तो इस सब चीज़ों का हमें कहाँ पता लगता है? नासिक शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं शातकर्णी प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 27 से 17 ईसा पूर्व। क्या है? 27 से 17 ईसा पूर्व। ये था अगला शासक जिसको कहा जाता है शातकर्णी प्रथम। ये कौन था? ये सिमुक का पुत्र या भतीजा भी कह सकते हो। कृष्ण का ये पुत्र था। उसका नाम का उल्लेख हमें सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी में मिलता है। इस अभिलेख का नाम आप ध्यान रखोगे। पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी में हमें शातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। और यह शातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों तक, इसका 10 वर्ष का टाइम है ना, तो 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शातकर्णी की जो उपाधि धारण करने वाला
पहला शासक कौन सा था? तो वो ये था शातकर्णी प्रथम। और ये कहाँ का सबसे शक्तिशाली जो राजा बन बैठा था? तो ये दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी किससे विवाह किया है? नायनिका से। किससे विवाह किया है? नायनिका से जो है शातकर्णी प्रथम ने विवाह कर लिया। और उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से हमें शातकर्णी के कार्यों प्रकाश जो है डाला गया है। तो शातकर्णी प्रथम की बीवी का क्या नाम है? नायनिका। अब ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है? क्योंकि रानी जो नायनिका का जो अभिलेख है हमें ही पता लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ठीक है, और इनके कार्यों का भी हमें इस चीज़ में पता लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर नायनिका जिसका नाम है उसका रजत जो है मुद्राओं का प्रचलन किया था। कौन सी शैली थी? मालव शैली। कौन सी मुद्राएं बनाई? गोल मुद्राएं बनाई। कौन सी मुद्राएं हैं? रजत मुद्राएं। किसके नाम पर है? पत्नी के नाम पर। पत्नी का क्या नाम है? नायनिका। देखो, हो गए ना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाल की, जिसका टाइम पीरियड है 20 से 24 ईसा पूर्व। हाल इस वंश का कौन सा राजा था? ये आपका 17वां राज्य था। यानी कि जो बीच के राज्य आए हैं, राजा जो आए हैं, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो हाल इस वंश का 17वां राजा था और इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? गाथा सप्तशती। और इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुणाढ्य ने वृहद कथाकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो गुणाढ्य ने क्या किया था? वृहद कथाकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। कातरंत के लेखक शववर्मन जो है इसके दरबार में रहते थे। जो कातरंत एक लेख है उसके लेखक क्या क्या नाम है? शववर्मन। ये किसके दरबार में थे? ये हाल के दरबार में थे। और हाल की खुद की बुक कौन सी थी? वो थी आपकी गाथा सप्तशती। और इस गाथा सप्तशती में किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें है प्रेम गाथाओं का हमें वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। टाइम पीरियड है 106 से 130 ईसा पूर्व। इसके समय में इसकी माता जो थी बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। माता का कौन सा है? बलश्री। इनकी बलश्री जो है माता का नाम है, उनका नासिक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। और नासिक अभिलेख में ही इसे जो गौतमीपुत्र शातकर्णी है इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है और आदित्य ब्राह्मण इसे कहा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक ये फैला हुआ था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इसकी जो राजधानी है आंध्र प्रदेश, उसके औरंगाबाद जिले में नदी कौन सी है? गोदावरी नदी के किनारे पर इसने पैठन ये प्रतिष्ठान में इसने स्थापित की थी। ठीक है, तो राजधानी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र जो कि काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम, इनका टाइम पीरियड है 130 से 135 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सौराष्ट्र काठियावाड़ में इन्होंने सातवाहनों को, रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को कितनी बार पराजित किया था? तो रुद्रदामन जो प्रथम है उसने सातवाहनों को 2 बार जो है पराजित किया था, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया गया। सिर्फ यही कारण था कि रुद्रदामन प्रथम को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया गया, कारण वैवाहिक संबंध कारण था। उसने बौद्ध संघ को अजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नाम जो है ग्राम दान में दे दिए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की जो है उपाधि धारण की थी। अभी हमने पढ़ा है ना। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने जो है किसकी उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेणकटक स्वामी की जो है उपाधि को धारण किया था। और वेणकटक नगर जो कि आपके नासिक जिले में है इसकी स्थापना की थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बारे में जानते हैं।
पुराणों में इसका नाम क्या जाना जाता है? पुराणों में इसका नाम जाना जाता है पुलोमा शातकर्णी। और टॉलमी के विवरण में हमें सीरो पोलीमेओस के रूप में हमें ये मिलता है। मुद्राओं और अभिलेखों में जो नासिक का है, कार्ले का है, अमरावती, हमें इसका नाम मिलता है। और उसी ने ही इसे क्या कहा है, नवनगा की यहाँ पर क्या की है, स्थापना की थी। तो आपने ध्यान रखना है कि पुराणों में इसका नाम क्या है, पुराणों में इसका नाम है पुलोमा शातकर्णी। और टॉलमी में हमें क्या मिलता है, सीरोपोलीमेओस। क्या नाम है, सीरोपोलीमेओस। ठीक है। अगर हम मुद्राओं और अभिलेखों की बात करते हैं तो हमें नासिक, कार्ले और अमरावती में इसका नाम मिलता है। उसने नवनगा की स्थापना की थी। आपको मैं 2 बार इसलिए करवाती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, एक बार आप जो है स्पीड से इस क्लास को दोबारा देखें और नोट्स बनाए साथ साथ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने ही महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि को धारण किया था। ठीक है। महाराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, सातवाहन वंश में? तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने की थी। और दक्षिणापथेश्वर की जो है उपाधि भी इसने ही पुलुमावी में धारण की थी। इन दोनों चीज़ों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमें उल्लेख मिलता है अमरावती लेख में, हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने सबसे पहले प्रथम आंध्र सम्राट इसको कहा गया था। और इसके सिक्कों पर हमें 2 पोतवार वाले जहाज़ों का चित्र नौशक्ति के पर्याप्त विकास का हमें प्रमाण मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका यज्ञश्री शातकर्णी। सातवाहन शासक यज्ञश्री शातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। कौन था? यज्ञश्री शातकर्णी, जो कि किसका था प्रेमी? व्यापार और जल यात्रा का। और उसके सिक्के आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये सिक्के हमें यहाँ मिले हैं। और इन सिक्कों पर हमें जहाज का चित्र मिला है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। दोबारा से बता रही हूँ कौन कौन से हैं राज्य आपके, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो यज्ञश्री शातकर्णी जो है व्यापार और जल यात्रा का बहुत बड़ा प्रेमी था, क्योंकि इसके जो हमें सिक्के मिले हैं उस पर हमें जहाज मिले हैं। जहाज से हमें पता लगता है कि वो बहुत बड़ा जो है जल यात्रा का प्रेमी था। अब बात करेंगे हम इनके भौतिक संस्कृति के पहलू की। जो सातवाहन हैं इनके सिक्के जो हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है वो हमें शीशे, जिन्हें लेड कहते हैं, इससे निर्मित मिले हैं। ये हमें शीशे के सिक्के कहाँ मिले हैं? ये हमें दक्कन में मिले हैं। और सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन करवाया था। करीमनगर एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके पिंड बंकूर 200 ईसा पूर्व में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का प्रयोग किया गया है। और ईंटों के से बने हमें 22 जो हैं हमें कुएं भी इस स्थल पर मिले हैं। कौन से स्थल पर मिले हैं? करीमनगर एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर हमें 22 कुएं मिले हैं जो ईंटों से बने हुए हैं। ये द्वितीय शताब्दी की बात हो रही है। पिल्ली एक इतिहासकार है, उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि पिल्ली ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे आपके 30 नगर थे। और अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का हमें जो है संकेत मिलता है। अब बात करेंगे हम इनके सामाजिक संगठन की। सातवाहन जो थे ये दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ये ब्राह्मण जाति के थे। सबसे इसमें जो प्रसिद्ध शासक था वो था गौतमीपुत्र शातकर्णी। इसने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए भी चातुवर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। और वर्ण संकर यानी कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को इसने रोका है। आप इनको बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जो 4 जातियाँ, जो 4 वर्ण बने हुए हैं, इसने इस चीज़ को प्रमोट किया है। किसने किया है? गौतमीपुत्र शातकर्णी ने किया है। और एक ऐसा शासक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक था।
इसमें जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाला भी ये प्रथम शासक कौन से थे? सातवाहन थे। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी कि दान दिए जाना या जागीर देना ऐसे कौन से शासक थे? सबसे पहले वो थे सातवाहन, और इन्होंने ही सबसे पहले सातवाहन है, सिमुक है, तो शीशे के सिक्के भी इन्होंने चलाए हैं। और किंतु उन्होंने अधिकतर जो भूमिदान है किसको दिया है? इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ है। उन्होंने स्मारक और शिला पट्टिकाओं को जो है इन्होंने स्थापित किया। शिल्पियों में जो है गंदिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। किसका नाम उल्लेखित है? गंदिकों का जो नाम है इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? दाता का, जो दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। गंदिक कौन होते थे? गंदिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। गंध कहते हैं ना, जैसे कि इत्रों को कहते हैं, इत्रों की गंध बहुत है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो गंदिकों का काम था इसमें, वो क्या काम था? वो इत्र बनाते थे। और इनका नाम किस चीज़ में मिलता है हमें? किस शब्द के रूप में मिलता है? दाता। ध्यान रखेंगे ये सातवाहन वंश से सब कुछ जुड़ा हुआ है। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृ सत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आज है, आज का जो वर्तमान है, उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमीपुत्र, शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, तो ये वशिष्ठी पुत्र ये इनकी माताओं का नाम है। इस नाम से स्पष्ट है कि उनके जो है समाज में माता की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। किंतु सातवाहन राजकुल जो है पितृ स्वतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता था? वो पुत्र ही होता था, लेकिन वो अपनी माता को बहुत ज़्यादा पूजते थे। अब बात करेंगे हम इनके प्रशासनिक ढांचा की। सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयाँ भी रखी हैं जो अशोक के काल में हमें पाई गई थी, और उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही क्या कहते थे? आहार कहते थे। क्या कहते थे इसको? आहार कहते थे। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो मौर्य काल की तरह ही क्या कहलाते थे? अमात्य कहलाते थे। मैं आपको मौर्य काल पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो मौर्य काल की तरह ही इसको अमात्य कहते थे या महामात्य ये कहलाते थे, मतलब दोनों। सेनापति को क्या कहा जाता था? जो इनके सेनापति हैं उन्हें प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल जो है बनाया जाता था। सेनापति को प्रांत का क्या कहा जाता था? शासनाध्यक्ष कहा जाता था या राज्यपाल कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य किसको सौंपा जाता था? गौलमिक को सौंपा जाता था। किसको सौंपा जाता था? गौलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें आपके 9 रथ थे, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल जो है इसमें सैनिक होते थे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। गौलमिक को ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वे क्या काम करें? शांति व्यवस्था भी ये बनाए रख सकें। और उनके अभिलेखों में हमें कटक और स्कंदवार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना है, कटक और स्कंदवार शब्दों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हमें उल्लेख सातवाहन वंश के अभिलेखों में पता लगता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियां भी इसमें होते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को, जिनको ज़्यादा इन्होंने भूमि दान करी है, उनको कर मुक्त, टैक्स मुक्त इनको ग्राम दान की प्रथा यहीं से इन्होंने आरंभ की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो हर एक लाइन में से आपके लिए एक एक क्वेश्चन बन रहा है। सातवाहन राज्य में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का जो सामंत था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था राजा, और उसका सिक्का ढलवाने का अधिकार था। यानी कि राजा का क्या अधिकार होता था? कि ये सिक्के को ढलवा सकता था। जो द्वितीय श्रेणी का सामंत होता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था आपका महाभोज। क्या कहलाता था वो? महाभोज। और तृतीय श्रेणी का जो सामंत होता था वो सेनापति कहलाता था। तो फर्स्ट श्रेणी का जो आपका सामंत है वो क्या कहला रहा है? राजा है। काम क्या है? सिक्का ढलवाना है। द्वितीय श्रेणी है आपकी महाभोज, ठीक है, और तृतीय श्रेणी है आपकी सेनापति। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। धर्म की बात करें तो सातवाहन शासक ब्राह्मण थे, ये आपको पता लग चुका होगा। और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान को जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। वे कृष्ण, वासुदेव, वैष्णव देवताओं के उपासक थे।
सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया, इसलिए तो उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को जो है ग्रामदान दिए क्योंकि वो बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहते थे। और इनके राज्य में ही बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय है उसका यहाँ पर प्रभाव हमें चीज़ देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो नगर है, ये दोनों ही जो नगर हैं वो सातवाहनों के शासन में, विशेषकर उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के ये क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। भाषा की बात करें तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, वो थी प्राकृत, और सभी अभिलेख इसी भाषा में हमें ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहनों की राजकीय जो भाषा है वो कौन सी है, वो है प्राकृत। प्राकृत एक हमें ग्रंथ भी मिला है, ये हॉल का मिला है, याद आ गया होगा, इसने अपना विवरण किया था ना। तो गाथा हास्तई और गाथा सप्तशती जो है ये हॉल नामक सातवाहन राजा की ये रचना बताई गई है। और हमें इसमें कितने श्लोक मिले हैं, इसमें हमें 700 श्लोक मिले हैं। और जो इनकी जो भाषा रही है वो रही है आपकी प्राकृत, और जो लिपि रही है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और इस तरह ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें जितने भी आपके ग्रुप्स हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मेरे चैनल को प्रमोट करें, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल चैनल पर हिंदी पैडागोगी की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको सीटेट के PYQs करवा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप सबके लिए सीरीज़ है, अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि आगे रीट का भी एग्ज़ाम है, DSSB का भी है, और आपके एस्टेट का भी है। एस्टेट जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो चैनल पर उसी तरह ही जैसे पहले मैं आपको हरियाणा GK करवा रही थी, हिंदी करवा रही थी, तो वो सभी फिर से शुरू हो जाएगा। अभी के लिए जो है हम अपने जो NCERT है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं क्योंकि यहीं से जो है TGT SST के लिए या आपके GK GS में इसी से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और BPSC में भी इसका बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो बस आप चैनल पर बने रहिए, प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं उसे एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।